तो आज हमारे साथ हैं अजय राज और हम लोगों ने सोचा है कि एक छोटा सा सेशन रखते हैं। तो आज हमारे साथ हैं अजय राज, तो हम लोगों ने सोचा है कि एक छोटा सा सेशन रखते हैं रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग पे। उससे अजय की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग की। तो आज हम लोग रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग करने वाले हैं, बाद में थोड़ा सा डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी करेंगे इस सेशन में, और मैं कुछ क्वेश्चंस भी दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है भैया, तो देखते हैं, आज काफी मजा आने वाला है। वैसे मेरा टॉपिक काफी ज्यादा वीक था, रिकर्जन वगैरह। जब भी क्वेश्चन आते थे तो थोड़ा समझ नहीं आता था कैसे करना है। तो आज फराज भैया से पढ़ते हैं कैसा लगता है पढ़ के। तो थैंक यू भैया, सबसे पहले तो यार मतलब आपने टाइम दिया है ना। करते हैं स्टार्ट। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, हाँ करते हैं। अच्छा, ये पूरा रिकॉर्ड कर रहा है जो भी हम लोग कर रहे हैं? रिकॉर्ड पूरा हाँ रिकॉर्ड हो हाँ, रहा है? पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब जैसे मैं ना कभी काम आ जाए तो, है ना। हाँ हाँ, बीच में से क्लिप लगानी है, कुछ भी करना है अपना, बाद में पढ़ना है तो हो जाए। वैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बार स्क्रीन प्रेजेंट करके ना वो खोलूंगा मैं सबसे पहले वन नोट। तेरे को बता देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ पहले इसका। ठीक है ठीक है ठीक है। और भैया जैसे मेरे को डीपी वगैरह का बिल्कुल आइडिया नहीं है। भाई इसमें सब कवर हो जाएगा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब डीपी सारा होता कवर हो क्या जाएगा है? इसी में। ओके। डीपी में कुछ होता ही नहीं है, रिकर्जन आना चाहिए बस डीपी के लिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ दिख रही है भैया। ये ब्लैक वाली? हाँ हाँ हाँ, वन नोट वाली। हाँ ठीक है, साथ ही मेरा फोटो भी आ रहा है साथ में। हाँ हाँ ठीक है, देख अब। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस तो किए होंगे रिकर्जन के पहले। हाँ, रिकर्जन मैंने कर रखा है, काफी बार कर रखा है, लेकिन वहीं अचानक से क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें रिकर्जन हम्म, कैसे अप्लाई करना है, कैसे पता चलेगा रिकर्जन। देखो वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा वैसे, लेकिन फिर भी। और हाँ वो लूप सा बनता रहता है ना, तो उसमें फंस जाते हैं। मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, वो कंडीशन क्या होगी। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अब मैं बताता हूँ, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताऊंगा। हाँ भैया। सबसे पहले तो सोचना नहीं है कि रिकर्जन कैसे कॉल होता है। एक तो चल मान ले कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये एक फंक्शन है, ये रिकर्सिव फंक्शन है, ठीक है। हम्म, ये हमारा मेन फंक्शन है। ठीक है। सबसे पहले मेन फंक्शन एक रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेगा सबसे पहली बार में, ठीक है। हम्म, लेट अस से इसने वैल्यू 10 पास कर दी इसमें। ठीक है। अब दोबारा से इस फंक्शन के अंदर यही फंक्शन दोबारा से कॉल हो रहा है, इसीलिए इसको रिकर्सिव फंक्शन बोला था मैंने, ठीक है। ये रिकर्सिव फंक्शन है मेरा। ओके। तो दोबारा से ये अपने आप को कॉल करेगा, लेकिन जो वैल्यू अब ये पास करेगा ना वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। या तो वो 11 हो जाएगी या फिर वो 9 हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। सेम वैल्यू नहीं रखी जाती कभी भी, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। इसने अपने आप को कॉल किया विद वैल्यू 9 मान लेते हैं, ठीक है। फिर से ये दोबारा से कॉल करेगा, अपने आप को ही कॉल करेगा विद वैल्यू 8। इस तरीके से करते करते, लेकिन एक बार एक कंडीशन ऐसी आएगी, बेस कंडीशन, जहां पर इसको रुकना पड़ेगा, ठीक है। वो कंडीशन हो सकती है एफ व्हेन 0 इज पास्ड। ये बेस कंडीशन हो सकती है, ठीक है। ओके। तो बेसिकली कितने कॉल्स हुए? पहला कॉल तो हुआ मेन फंक्शन से रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है, कॉल नंबर 1। पहली बार ये कॉल हुआ, ठीक है। फिर दूसरी बार इस रिकर्सिव फंक्शन ने अपने आप को कॉल किया, वैल्यू चेंज कर दी, तो ये दूसरा कॉल हुआ। फिर इसने अपने आप को कॉल किया, ये फिर ये तीसरा कॉल हो गया। इस तरीके से चलते चलते जब तक ये 0 नहीं हो जाता, तो कितने कॉल्स हो जाएंगे? आई थिंक 11 कॉल्स हो 11 जाने कॉल्स। चाहिए, है ना। हाँ। हाँ, तो 11 कॉल्स हो जाएंगे यहां तक। तो ये रिकर्सिव फंक्शन की डेप्थ होती है। लेकिन कभी मैं सोचना नहीं है कि कितना डीप जाएगा रिकर्सिव फंक्शन, वो मैं बताऊंगा। उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है एक्चुअली में। कभी कभी क्या होता है कि रिकर्सिव फंक्शन 2 बार अपने आप को कॉल कर लेता है। ये तो एक बार का मैंने बताया, ये तो चेंज ऐसी बन गई, एक ने अपने आप को कॉल किया फिर इसने दूसरे को कॉल किया, इस तरीके से चेंज बन गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ब्रांचिंग हो जाती है इसमें। अच्छा। एक ओके। रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को ही 2 बार कॉल कर रहा है, तो ये एफ है, तो एफ ने अपने आप को एक एक बार कॉल किया, अपने आप को ही दूसरी बार कॉल किया। तो इस तरीके से ना ये ट्री बन जाता है, फिर रिकर्सिव ट्री कहते हैं इसे। ओके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ओके, है। ओके। ठीक है। चल, ये तो हो गया इसके बारे में। अब मैं सबसे सिंपल एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन लेता हूँ सीधा। ठीक। डरियो मत, ठीक है। हाँ हाँ। डायनेमिक प्रोग्रामिंग बिल्कुल रिकर्जन ही है, कुछ नहीं है उसमें रिकर्जन के अलावा। तो एक बार ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड कर ले। ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, पढ़ लिया भैया मैंने। ठीक है। तो इसने बोला है कि n स्टेप्स हैं, n स्टेप्स में ऊपर हमें जाना है, ठीक है। हम्म।
each time you can either climb 1 or 2 steps and how many distinct ways can you reach the top. तो बेसिकली क्वेश्चन में थोड़ा सा डिपिक्ट करके दिखा देता हूँ क्या है क्वेश्चन का मतलब. जैसे कि ये फर्स्ट स्टेप हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, मान लो 4 है यहाँ पर, ठीक है. एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है इसने, 2 दिया हुआ है जिसका आंसर 2 है और एक 3 दिया हुआ है जिसका आंसर 3 है. तो मैं 3 ले लेता हूँ. 3 स्टेप्स 25 हो जाएगा. 1 2 या 3? 1 2 3. यहाँ पर 3 स्टेप्स है, मतलब एक बंदा ऊपर चढ़ रहा है. अब ये कितने तरीकों से ऊपर चढ़ सकता है. तो इसने 2 ऑप्शन दिए हैं हमें. एक बार में या तो एक स्टेप चढ़ सकता है या फिर 2 स्टेप चढ़ सकता है, ठीक है. अब ऊपर जाने का पहला तरीका क्या हो गया. पहला तरीका तो ये हो गया कि ये जो बंदा यहाँ पर है, खड़ा हुआ है नीचे, इसने एक स्टेप चढ़ी, ठीक है, फिर दूसरी स्टेप चढ़ी, फिर तीसरी चढ़ी. ये पहला तरीका हो गया ऊपर पहुंचने का. दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि ये जो बंदा नीचे खड़ा हुआ है, इसने एक बार में एक स्टेप चढ़ी, फिर 2 स्टेप चढ़ी, ठीक है. पहला जो तरीका था वो एक और एक स्टेप चढ़ रहा था एक बार में. लेकिन दूसरा बंदा, मतलब जो दूसरा वे है ऊपर पहुंचने का, वो ये है कि पहली बार में तो तुम एक स्टेप जंप करो और दूसरी बार में तुम 2 स्टेप जंप करो. इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि तुम ईच टाइम यू कैन आइदर क्लाइंब 1 और 2 स्टेप्स, ठीक है. ठीक है. 3 स्टेयर्स. अब तीसरा तरीका देखते हैं. 3 तरीके आ गया ना. हाँ, अब तीसरा तरीका क्या होगा. तीसरा तरीका होगा तीसरा तरीका क्या होगा कि पहली बार में तो तुम 2 स्टेप चढ़ जाओ कूद के, हाँ. और फिर एक चढ़ जाओ, ठीक है. 2 + 1. ये 3 तरीके हो गए हमारे पास. ये आंसर है हमारा, ठीक है. अब इसको रिकर्जन से कैसे करना है वो मैं बताता हूं. अभी रिकर्जन से इसको करने के लिए सबसे पहले तो एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं और फिर हम ये कहेंगे कि हम नीचे खड़े हुए हैं, ठीक है. हम नीचे खड़े हुए हैं, हम क्या क्या, हमारे पास क्या क्या चॉइसेस हैं. अभी पहली चॉइस क्या होगी हमारे पास, या तो हम एक स्टेप जंप करके यहाँ जाए. दूसरी चॉइस 2 स्टेयर्स डायरेक्टली जंप कर पाए, या फिर यहाँ पर आ जाए, है ना. ठीक है. अब मान ले कि तेरे को यहां पर जब तू खड़ा है ना, यहां पर जब खड़ा है, ठीक है, और एक बार यहां पर खड़े हुए हैं, तो स्टार्टिंग में 2 ऑप्शन थे. इसको मान लेते हैं ऑप्शन नंबर 1, इसको मान लेते हैं ऑप्शन नंबर 2, ठीक है. अब ये मान ले कि कैसे भी करके मैजिकली हमें आंसर्स पता हैं. हमें इस वाले ऑप्शन का, ऑप्शन नंबर 2 का आंसर पता है और ऑप्शन नंबर 1 का भी आंसर पता है. इसका मतलब ये है कि हम लोग जब यहां पर खड़े हैं तो ऊपर पहुंचने के लिए कितने स्टेप, कितने नंबर ऑफ वेज हमारे पास हैं वो हमें पता है. और यहां पर अगर हम खड़े हैं और ऊपर पहुंचना है तो कितने वेज, कितने पॉसिबल वेज हैं वो हमें पता है. ये दोनों चीजें अगर हमें पता होंगी तो हमारा करंट वाला आंसर निकल जाएगा आसानी से. हाँ, क्योंकि उसमें एक ऐड या वो 2 करके आ जाएगा. मैं बताता हूँ. हाँ. तो बेसिकली क्या है कि मान ले कि हमारी जर्नी यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहां से, इस वाले पॉइंट से, ठीक है. ये पीछे का इग्नोर कर देते हैं. मान लेते हैं कि हमारी जर्नी यहां से स्टार्ट हो रही है. हेलो. हाँ, बिल्कुल भैया. हाँ, तो यहां से ऊपर पहुंचने के तरीके हमें फाइंड करने हैं, है ना. यहां से ऊपर पहुंचने के कितने पॉसिबल वेज हैं, डिस्टिंक्ट वेज, अलग अलग तरीके कितने हैं वो हमें फाइंड करने हैं. ठीक है. वो हम मान लेते हैं कि हमने फाइंड कर लिया, हमने फ्यूचर में फाइंड कर चुके हैं हम, और वो हमारा आंसर है ऑप्शन 2. ओके. अब लेट अस से कि हमारी जर्नी यहां से स्टार्ट होती है, हम यहां पर खड़े हुए हैं, ठीक है. अब यहां से ऊपर पहुंचने के कितने अलग अलग तरीके हैं उनका भी आंसर हमें पता है, हमने फाइंड कर लिया है. ठीक है. वो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 2. ठीक है. ओके. अब अगर हम यहां पर खड़े हैं और हमें यही करना है तो वो सिंपल सी बात है, वो क्योंकि हम यहां पर भी जंप कर सकते हैं और हम यहां पर भी जंप कर सकते हैं, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा आंसर हमारा. अच्छा. हाँ, बेसिकली ये है कि तुम्हें यहां का आंसर फाइंड करना है और यहां से आगे जाने के लिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम एक स्टेप जंप करके यहां पर आ जाओ या फिर 2 स्टेप जंप करके यहां पर आ जाओ. ठीक है. ओके. ठीक है. अगर तुम एक स्टेप जंप कर
कि यहां पर आते हो तो यहां से ऊपर तक पहुंचने के नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज वो तुम पता कर लो, और अगर तुम यहां पर आते हो तो यहां से ऊपर पहुंचने के नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज तुम पता कर लो। हम्म। तो यहां का आंसर अपने आप फाइंड हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा यहां का आंसर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा एक चीज भी है, जैसे आपने बताया था हाँ रिकर्सिव ट्री, तो ये रिकर्सिव ट्री वाला वो हो जाएगा यहाँ पे, जैसे। हाँ, यहां पर रिकर्सिव ट्री हो जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है, ओके। अभी मैं तेरे को ना कोड में थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ कि कोड में क्या हो रहा है, बाकी रिकर्सिव ट्री में बना के दिखाऊंगा इसके बाद, ठीक है। ओके। अब जब भी रिकर्सिव फंक्शन बना लेते हैं ना, तो मैं तो उसका नाम दे देता हूँ ये क्योंकि हमें इंटीजर आंसर चाहिए तो इंट हेल्प नाम दे देता हूँ, या फिर रिकर्जन नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो हेल्पर फंक्शन, ठीक है। मैं तो हेल्प नाम देता हूँ, ओके। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए, हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि हम कौन से स्टेप पे खड़े हैं। ओके। तुम जीरो स्टेप पे खड़े हो या कि यानी कि तुम बिल्कुल नीचे खड़े हो, या फिर तुम फर्स्ट वाली पे खड़े हो या सेकंड वाली पे खड़े हो, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक वो ले लेंगे, इसको एस नाम दे देता हूँ। एस मतलब स्टेप, किस स्टेप पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। अब फाइनली मेरा जो लास्ट स्टेप है वो है एन, ठीक। ठीक है। मुझे एन तक पहुंचना है। अगर मैं अगर मैं टॉप पे पहुंच जाता हूं, अगर मैं टॉप पे ही खड़ा हुआ हूं, ठीक है, इफ मेरा जो स्टेप है इज इक्वल टू एन, अगर मैं टॉप पे खड़ा हुआ हूं बिल्कुल, तो कितने तरीके हैं टॉप पे अगर पहुंचने के। एक ही तरीका है, अगर हाँ आप टॉप पे हो तो। बिल्कुल एक ही तरीका है, हाँ। ठीक है। हम्म। ठीक है, हो गया हमारी बेस कंडीशन, ठीक। हम्म। अब उसके बाद हमें हमें अभी जो हम जिस स्टेप पे खड़े हुए हैं, अगर हमारा ये एन के बराबर नहीं है और हम एक पर्टिकुलर स्टेप पे खड़े हुए हैं, तो हमें वहां से ऊपर तक पहुंचने के डिस्टिंक्ट तरीके फाइंड करने हैं, ठीक ओके। है। वो क्या करेंगे, int आंसर इज इक्वल टू, अब हम रिकर्जन से कहेंगे कि अगली वाली स्टेप्स, यानी कि हम एक जंप कर जाते हैं तो s+1 पे पहुंच जाएंगे, हाँ हाँ। तो हम रिकर्जन से कहेंगे कि s+1 से n तक जाने के लिए कितने तरीके हैं, उसका आंसर मुझे लाके दे दो। प्लस ओके। अगर मैं 2 स्टेप जंप कर जाता हूं यानी कि s+2, तो s+2 से n तक पहुंचने के कितने वेज हैं उनका आंसर मुझे लाके दे दो, और मैं दोनों को ऐड करके ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। फाइनली मैं इस आंसर को रिटर्न करा दूंगा, चाहो तो यहां से भी रिटर्न करा सकता हूं ऐसे करके, रिटर्न दिस, ठीक। हम्म। एक बार इसको कॉल कर लेते हैं, रिटर्न हेल्प ऑफ स्टार्टिंग में 0 n। एक बार देखते हैं इसको रन करके क्या आता है इसका। कुछ गलती आ रही है, s इज इक्वल टू s+1 s+2। हाँ, इसमें एक गलती आ गई है, पता है क्या गलती है वो। अब मेरे को तो नहीं पता चला अभी तक वो वैसे। हाँ मैं बताता हूँ, वैसे जो मैंने बताया वो क्लियर है। हाँ यहाँ तक तो मेरे को क्लियर हो गया। जैसे ठीक है, पहले जो है, मतलब अगर n दे रखा होगा, मतलब n इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास, मतलब जैसे s इक्वल टू n आ गया, अगर हम n पे खड़े हैं तो हमें एक ही स्टेप चलना पड़ेगा, और अगर हम n पे नहीं खड़े हैं तो या तो हम एक स्टेप चल पाएंगे या तो दो चल पाएंगे। हाँ। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन हम कितना चल पाते हैं, हमने कितने जंप्स करे, वो हमें उसका काउंट, उससे मतलब नहीं है कि हमने कितने जंप्स करे हैं, ठीक है। उसमें कोई मतलब नहीं है, हमें वो काउंट नहीं करना है एक्चुअली, हमें बस ये काउंट करना है कि हमने किस किस तरीके से जंप किया है। बेसिकली हमें ये चीज काउंट करनी है कि तुमने पहले एक जंप किया, फिर 2 जंप किया, ठीक है, तो तुम टॉप पे पहुंच गए, या फिर तुम एक एक करके पहुंचे, एक जंप किया, फिर दूसरा जंप किया, फिर तीसरा जंप किया। ये दोनों अलग अलग तरीके हैं टॉप पे पहुंचने के। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक और तरीका क्या हो सकता है, एक और तरीका हो सकता है कि पहली बार में तुमने 2 का जंप ले लिया और फिर तुमने 1 का ले लिया, ये तीसरा तरीका हो जाएगा। इसके इसके 3 के अलावा और कोई तरीके नहीं बनेंगे, मतलब 3 वाले केस में, 4 वाले में और तरीके बन जाएंगे, ओके। ठीक है। अब 4 वाले के तरीके को बता देता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4, पहला तरीका तो ये हो गया, एक एक करके पहुंच जाओ, ठीक है। अब दूसरा तरीका बताता हूं मैं, दूसरा क्या होगा कि पहला तो तुम 2 जंप मार लो, ओके। ठीक है, फिर एक एक करके पहुंचो। अब उसके बाद क्या हो जाएगा कि पहला तुम 2 का मार लो और फिर दो का, दूसरा भी 2 का कर लो, ठीक है। एक और तरीका हो जाएगा कि पहला तुम 1 का करो, फिर तुम 2 का करो, फिर 1 का कर लो। एक ये हो जाएगा, एक और भी हो जाएगा इसमें, पहला 1 का किया, फिर 1 का किया, फिर 2 का कर लिया। ओके।
ठीक है, 1 2 3 4 5 तरीके हो जाएंगे फिर टॉप पे पहुंचने के। हमें बस तरीके पता करने हैं, हमें ये नहीं पता करना कि तुम कितने जंप्स लेके टॉप पे आए हो। ठीक अच्छा। है, अगर ये पता करना होता है कि कितने जंप्स लेके टॉप पे आए हो तो हम उसमें 1 प्लस करते, हर बार हर स्टेप में 1 प्लस करते थे। ओके। लेकिन अभी हमें ये चीज पता नहीं करनी, हमें बस तरीके पता करने हैं। तो ठीक है। सबसे पहली चीज, अगर तुम टॉप पे ही खड़े हुए हो तब तो एक ही तरीका है बस, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है तुम्हारे पास टॉप पे हाँ हाँ। पहुंचने का। ओके। ओके, हम्म। फिर अगर तुम किसी भी स्टेप पे खड़े हो, किसी भी पर्टिकुलर स्टेप एस पे खड़े हुए हो, ठीक है, हम्म। जैसे तुम अगर यहां पर ही मान लो कि यहां पर ही खड़े हुए हो, तो तुम यहां से दो जगह जा सकते हो, या तो तुम यहां जा सकते हो इसके अगले वाले पे, या फिर तुम यहां जा सकते हो इसके अगले वाले पे। ठीक है, ओके। तो यहां से एंड तक पहुंचने के कितने तरीके हैं और यहां से एंड तक पहुंचने के कितने तरीके हैं, उन दोनों का जो समेशन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, मतलब हम तरीके फाइंड आउट कर रहे हैं, हम ये नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं हमने कितना जंप ले लिया है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हम बस तरीके फाइंड कर रहे हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक तो इसलिए अगर हम एस वाले स्टेप पे खड़े हुए हैं तो हम रिकर्जन से कहेंगे कि हमें एस प्लस 1 वाले स्टेप से कितने तरीके हैं उसका आंसर ला के दे दो, रिकर्जन में आंसर ला के दे देगा। ठीक, ओके। और हम रिकर्जन से कहेंगे कि हम एस प्लस टू वाली पोजीशन से एंड तक पहुंचने के आंसर जो है वो ला के दे दो। इन दोनों को आंसर को मैं ऐड कर दूंगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। ठीक, हम्म। अब इसमें गलती क्यों आ रही है वो मैं बताता हूं। गलती इसलिए आ रही है यहां पर क्योंकि अगर एक बार ऐसा केस होगा जहां पर ये जो s है ना वो n के बराबर नहीं होगा, n से बड़ा हो जाएगा जब हम 2 का जंप ले लेंगे लास्ट में s+2। ओ। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला केस है कि अगर ये स्टेयर वाला केस ले लेते हैं और अगर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो हम बस एक ही जंप ले सकते हैं, हम 2 का जंप ले नहीं सकते वरना n के क्रॉस चले जाएंगे। ठीक है, ओके। तो या तो फिर अगर तुम इस वाले स्टेप पे हो तो 2 का जंप लो मत ताकि तुम क्रॉस ना कर जाओ, या फिर उसको हैंडल कर लो। तो हम इसको हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पर इक्वल टू वाली कंडीशन लगा रखी है ना मैंने, हम्म। तो ये इक्वल टू की जगह मैं ये लगा सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, एन पे पहुंच भी जाएगा और अगर एन से आगे भी चला गया ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी 1 रिटर्न करा देगा मेरा ये। अच्छा, या तो एस या अगर, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे समझ। ओके। ठीक, हाँ। हाँ, वरना उस केस में क्या हो रहा था, उस केस में एस इज इक्वल टू एन नहीं हो पा रहा था, एस बल्कि ये हो रहा था कि एन से बड़ा हो जा रहा था एस। एन से बड़ा हो जा रहा था। उसके जब बड़ा हो जाएगा ना तो ये फिर चलते जाएंगे रिकर्सिव कॉल्स, अच्छा, और उसके लिए इसको कोई रोकने वाली कंडीशन नहीं होगी। हाँ, कंडीशन नहीं थी कोई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, ओके। ठीक है, तो वो मतलब बहुत ज्यादा उसको कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो हो जाना। इसमें लिखा भी होगा कहीं स्टैक ओवरफ्लो, देखो ये जो एरर आ रहा है ना नीचे, स्टैक ओवरफ्लो। ओवरफ्लो। हाँ, ओके। ओके, अब एक बार रन करके देखते हैं क्या आंसर है। आंसर इसमें ज्यादा आ रहा है। ठीक अब है। उसको देख लेते हैं क्यों ज्यादा आ रहा है। हो सकता है कि एस इक्वल टू वाले केस में मुझे 1 रिटर्न कराना हो, और अगर एन मेरा एस मेरा ग्रेटर देन एन हो गया तो इस वाले केस से मुझे 0 रिटर्न कराना हो क्योंकि मुझे आगे जाना ही नहीं है। ओके, समझ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक पर है। ये ट्राई करके देखते हैं। इससे ठीक आ रहा है, सबमिट करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो इसका मतलब देखो टाइम लिमिट एक्सीडेड लिख के आ गया है यहाँ पर। ठीक है, टाइम लिमिट एक्सीडेड का मतलब ये है कि मुझे पता है मेरा आंसर ठीक है लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है कंप्यूट होने में, आंसर फाइंड होने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। ओके। ठीक, मतलब वैसे भी जब भी टीएलई आता है, ये टाइम लिमिट एक्सीडेड, तो हमारा आंसर सही होता है हमेशा, या? नहीं, हमेशा हमेशा सही नहीं होता, बट इस केस में ठीक है, हमेशा सही नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोड एल्गोरिथम थोड़ा सा गलत लिख देते हैं या फिर हमने कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा कर दी है। आंसर हो सकता है ज्यादातर केस में हो सकता है कि सही हो, बट हर केस में जरूरी नहीं है कि सही हो। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ रिकर्जन ट्री इसका कैसा बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारा जो एस था वो क्या था, 0, एक सेकंड। हाँ। और एन मान लेते हैं कि 4 मान लो एन को। ठीक है, मतलब चौथी स्टेप पे पहुंचना है और हमारा जो स्टार्ट करेंगे हम 0 से। ठीक है, ओके। अब इस वाले ये जो फंक्शन है ना, ये रिकर्सिव फंक्शन में 2 आर्गुमेंट है, 0 और 4। अब ये जो है बेस कंडीशन चेक करेगा सबसे पहले, बेस कंडीशन मैच हो रही है या फिर नहीं हो रही है। इस केस में हमारी जो बेस कंडीशन थी वो इस केस में मैच हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। जैसे हमारा एस यहाँ पे 0 है और एन यहाँ पे हमारा 4 है, हाँ, और हम एस पे खड़े हैं, मतलब, है ना? हाँ, हम एस पे खड़े हैं।
तो बेस कंडीशन जो थी रिटर्न 1 वाली वो तो मैच नहीं हो रही है, क्योंकि अगर 4 पे होता तो 4th स्टेप पे होता तब रिटर्न 1 करता वो, बिल्कुल। है ना? हम्म। और हमारी बेस कंडीशन नहीं मैच हो रही है, मतलब। दोनों ही मैच नहीं हो पा रही है, हाँ तो इस केस में फिर यहाँ पर आ जाएगा फ्लो। हाँ, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई सी भी मैच हो जाती, फर्स्ट मैच हो जाती तो यहीं से रिटर्न हो जाता, सेकंड मैच हो जाती तो यहाँ से रिटर्न हो जाता, लेकिन अब तो यहाँ तक आएगा। ओके। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा तो दो फंक्शन कॉल होंगे। यहाँ पर दो फंक्शन कॉल हो रहे हैं, एक हेल्प और दूसरा भी हेल्प है, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, ठीक है। तो ये एक हेल्प कॉल हो गया और यहां से एक बार हेल्प कॉल हो गया। ठीक, ओके, ठीक है। थोड़ा सा छोटा बनाता हूं। यहां पर जो आर्ग्यूमेंट्स पास किए गए हैं, एक में हमने s+1 पास किया, यानी कि फर्स्ट स्टेप पे जाओ और n तो 4 रह गई। एक हमने पास किया कि सेकंड स्टेप पे जाओ और n तो 4 रहेगा इसमें। ओके। तो बेसिकली हमने कहा कि तुम इसका आंसर लेके आ जाओ, इसका आंसर लेके आ जाओ तुम, इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का आंसर लेके आ जाओ। मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा और मैं यहां से आंसर रिटर्न करा दूंगा मेन वाले फंक्शन को। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ। अब ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है रिकर्सिव फंक्शन, ये इसके जो कैरेक्टर हैं और इसके कैरेक्टर हैं बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि दोनों सेम ही फंक्शंस हैं। ओके। तो इसीलिए ये वाला फंक्शन भी सेम ही वही वाली हरकत करेगा। ये भी बेस कंडीशन चेक करेगा, नहीं मैच हो रही है, दो बार कॉल करा देगा। पहले कहेगा कि 2 से लेकर 4 तक का आंसर ले आओ, और एक फंक्शन से कहेगा कि 3 से लेकर 4 तक का आंसर ले आओ, क्योंकि एक बार में मैंने एक जंप मारा तो 2 पे गया और दूसरी बार में 2 जंप मारे तो 3 पे गया। ठीक, ठीक। समझ में आ रहा है? हाँ, बिल्कुल। ठीक। अब ये वाला फंक्शन भी क्योंकि सेम ही फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन है, मतलब सेम ही फंक्शन है, तो फिर वही हरकत करेगा। ये भी बेस कंडीशन मैच करेगा, मैच नहीं हो रही है तो उसके बाद क्या करेगा ये, पहले तो 3 से लेकर 4 तक का आंसर मंगवा लेगा, फिर 4 से 4 तक का। 4 से 4 तक का मंगवा लेगा। ठीक, चलो ये अब ये वाला फंक्शन भी वही हरकत करेगा, है ना? ये क्या करेगा बताना, इसका बताना क्या 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 आएगा दोनों या में। तो ये 4 से 4 तक, और दूसरी बार 5 और 4, 5,4, मतलब एक स्टेप आगे जाने की कोशिश करेगा तो वो रिटर्न 0 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखो, अब हमारे पास दो चीजें आ गई। ये जो है ना, ये वाला, ये हमारा पहला बेस कंडीशन हो गया, मतलब बेस कंडीशन स्ट्राइक कर गई यहाँ पर। ओके। तो क्या रिटर्न कराएगा ये? 1 रिटर्न करा देगा। यहाँ पर बेस कंडीशन दूसरी वाली स्ट्राइक कर गई है। ओके। क्या रिटर्न कराएगा? 0 रिटर्न करेगा। दोनों को ऐड कर दिया, ये वाला फंक्शन दोनों को ऐड करेगा, है ना? ये यहाँ पर देखो, ये क्या कर रहा है, दोनों को ऐड करके रिटर्न करा देता है फाइनली, है ना? अच्छा। पहले ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। बेसिकली मैं थोड़ा सा सिंपल उसमें लिख के दिखा देता हूँ, पहले फाइंड हो जाएगा, फिर आंसर को मैं रिटर्न करूंगा। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड करके मेरा आंसर 1 आएगा। यहाँ से मैं 1 रिटर्न करा दूंगा, 1 यहाँ पर। ठीक, ये भी बेस कंडीशन ही है। यहाँ से भी 1 तो ये भी हाँ 1 रिटर्न हो जाएगा। ये वाला फंक्शन दोनों को ऐड करेगा। ठीक, ठीक है। और यहाँ से 2 रिटर्न कराएगा। ओके। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं अभी। ये वाला, इसका बताना क्या क्या आएगा। इसका एक 4-4 और 5-4। बिल्कुल, और ये दोनों भी बेस कंडीशंस हैं, तो ये रिटर्न कराएगा आपका 1 और ये रिटर्न कराएगा 0। ठीक है, हाँ, इन दोनों को ऐड करके ये 1 रिटर्न कराएगा। अब ये इन दोनों को ऐड करके यहाँ से 3 रिटर्न कराएगा। अच्छा, अब ये वाली जो ब्रांच है इसको भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा सा। एक बार तो ये देगा 3 4 और 4 4। चलो ठीक है, 3 4 को एक्सप्लोर कर लेते हैं। क्या क्या आएगा? 4 4 5 4। तो फिर से ये बेस कंडीशन है तो 1, ये बेस कंडीशन है तो 0 यहाँ से, और ये दोनों को ऐड करके 1 रिटर्न कराएगा। और ये वाली जो बेस कंडीशन है ये 1 रिटर्न कराती है, ये दोनों को ऐड करेगा और यहाँ से 2 रिटर्न कराएगा, टोटल 5 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये वाला जो फंक्शन है दोनों को ऐड करके 5, ये वाला मेन को रिटर्न करा देगा और ये हमारा आंसर प्रिंट हो जाएगा। हमने देखा भी था इससे पहले, एक एग्जांपल लेके देखा था ना 4 वाला, जिसमें हमारे 5 केसेस बन रहे थे टोटल, है ना? तो इसका आंसर 5 ही है। ये हमारा ट्री बनता है इस तरीके से। तो पूरी ब्रांचिंग होती है।
पूरा ओ, इस तरीके से ना ये स्टैक्स बनती चली जाती हैं और स्टैक्स में ये सारा कुछ कंप्यूटेशन होता है, ठीक। ओके। अब इसमें मैं एक चीज नोटिस करवाना चाहता हूँ, ये देखो, चलो ये इसको मार्क कर लेते हैं। ये वाला देखना अब आप। हम्म, ये था ना 2,4 वाला, 2,4 ठीक है। ओके। ये अरे यार कितना गंदा मार्क वो ले लिया मैंने, लाइट से नहीं मिलेगा क्या ये व्हाइट वाला, कुछ नहीं कर रहा यार। Oops. ओके, कुछ असर नहीं हो रहा है इस पे। बुरा लग रहा है ये वाइट बैकग्राउंड। हाँ मतलब वो थोड़ा आंखों पे वो आ रहा है वाइट से। कोई नहीं, मैं ऐसे करके बता देता हूँ, ठीक है। हाँ भाई। ये ले लेते हैं कलर, एक अलग सा लेना है मेरे को, थोड़ा वाइट कलर ले लेते हैं, हाँ ठीक है। भाई। अब ये वाला चीज देखो, ये चीज ये 2,4 है ना। हम्म। 2,4 वाले पार्ट का आंसर क्या आएगा? 2,4 क्या रिटर्न करा रहा है? 2 रिटर्न करवा रहा है। 2 रिटर्न करा रहा है, ठीक है। हाँ। लेकिन ये जो चीज है ना 2, ये हमने फाइंड करने के लिए ये बहुत सारा ना कंप्यूट किया था, ये नीचे का पूरा पार्ट ऐसे करके कंप्यूट किया था ये, है ना। हम्म। Oops, कहाँ चला गया यार। हाँ, अब देखो ये वाला जो चीज है ना, ये 2,4 हमने ये कंप्यूट किया, और कंप्यूट करने के लिए इसने पहले इधर कॉल किया था, फिर इधर कॉल किया था, मतलब काफी ज्यादा कंप्यूटेशन लगा था 2,4 कैलकुलेट होने के लिए, है ना। काफी ज्यादा कंप्यूटेशन लगा था, बहुत ज्यादा नीचे तक ब्रांचिंग हो जाती है इसकी, बहुत ज्यादा नीचे तक जाता है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 2,4 का आंसर हमें फिर से चाहिए यहाँ पर, ओके। ठीक है। हाँ तो दोबारा से हमने यहाँ पर कंप्यूटेशन किया, दोबारा से 3,4 कॉल किया, 4,4 कॉल किया, फिर 3,4 ने दोबारा से ये कॉल किया, दोबारा से ये कॉल किया। लग रहा है फालतू का कंप्यूटेशन लग रहा है ना। एक बार जब हम ये कर चुके हैं, जब हमें एक बार 2,4 का आंसर पता है, तो दोबारा से इतना ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। सही बात ये है। फालतू किया हमने, ठीक है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे देख पाओगे, अगर थोड़ा सा बड़ा ट्री बन जाएगा ना तो काफी ज्यादा दिख जाएगा फिर। अभी जैसे अच्छा, इसमें दूसरी चीज ये देखो, 3-4 वाला भी हो रहा हाँ है बार बताओ। बार रिपीट, ये देखो 3,4 वाला यहाँ हो रहा है, 3,4 वाला यहाँ भी हो रहा है। और इस तो साइड भी इसने हो रहा इतना है। इतना कंपटीशन पहले किया हुआ था, और ये भी फालतू कर लिया उसने, और ये भी चीज फालतू कर लिया। खैर यहाँ तो हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, ओके। यहाँ तो हम इस वाले पार्ट की बात ही नहीं कर रहे, यहाँ तो हम इससे बड़े वाले पार्ट की बात कर रहे हैं कि हमें ओह। यही नहीं करना चाहिए कैलकुलेट, ठीक है। ठीक है। हाँ, यहाँ पर बात कर सकते हैं, इधर बात कर सकते हो 3,4 की। दोबारा से नहीं करना है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा टाइम ले जाती है, इसलिए हमें टीएल ही दे रहा है। अब हम इसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको अवॉइड करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे ही हमारे पास 3,4 का आंसर आता है पहली बार में ही, तो उसको हम कहीं सेव कर देंगे मेमोरी में, ताकि अगली बार 3,4 जब भी हमें फाइंड करना हो 3,4 का आंसर, तो हम मेमोरी से उठा के सीधा सीधा दे दें, विदाउट कंप्यूटेशन, विदाउट कॉलिंग रिकर्जन, ओके। ठीक। हम्म। तो मैं यहाँ पर एक डीपी नाम का एक एरे बना रहा हूँ। अब ये जो n है ना, ये कहां तक जा सकता है n, ये हमें कंस्ट्रेंट्स में मेंशन होता है हमेशा कि n ये कहां तक जा सकता है। तो ये जो n है हमारा 45 तक जा सकता है। तो डीपी का जो s है वो भी मेरा 45 तक ही जा सकता है। तो मैं इसको 46 साइज का बना लेता हूँ, टू बी ऑन सेफर साइड, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मतलब ठीक है, डीपी नाम की हमने एक एरे बना लिया। हाँ, डीपी नाम का हमने एक एरे बना लिया, ओके ठीक है। ठीक है। तो इसीलिए एक चीज नोटिस कर पाओगे यहाँ पर, हमने बात करी कि हमें 3,4 का आंसर एक बार पता चल गया तो दोबारा से इसको फाइंड मत करो, रिटर्न करा दो। या 2,4 का हमें एक बार आंसर पता चल गया तो दोबारा से फाइंड मत करो, कहीं पर सेव करा लो उसी टाइम और बाद में रिटर्न करा दो। लेकिन यहाँ पर हमें 2,4 के कोरस्पॉन्डिंग आंसर सेव कराने से अच्छा है सिर्फ 2 के कोरस्पॉन्डिंग आंसर सेव करा लो, क्योंकि 4 जो है ना, 4 वाली चीज तो हमेशा हर जगह हर किसी चीज में है, वो तो कभी चेंज ही नहीं होती है। हाँ सही बात है। डिस्टिंग्विशेबल चीज जो है वो सिर्फ 2 है, ठीक है। यहाँ पर 2, दोबारा से जब भी 2 आएगा तो हमें आंसर पहले से ही पता होना चाहिए। यहाँ पर 3, दोबारा से जब 3 आएगा तो हमें आंसर पहले से पता होना चाहिए। ये 4 का कोई सेंस नहीं बनता 4 को अकाउंट में लेने का, क्योंकि 4 तो हमेशा हर किसी चीज के साथ है। ओके। जो चीज चेंज हो रही है, जो चीज वेरिएबल है, वो है हमारा s, और s की वैल्यू को ही हमें सेव कराना है। तो यहां पर हम देख पाएंगे कि ये जो है ना रिकर्जन, इसमें कई बार हमें रिकम्प्यूटेशंस करनी पड़ रही हैं, दोबारा से वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, दोबारा से काम करना पड़ रहा है, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। रेपिटेशंस है इसमें, रिकर्जन में रेपिटेशंस है। पता चल गया हमें, ट्री बना के पता चल गया, ठीक है।
इस रिकर्जन में वेरिएबल क्या है, कौन सी चीज रिकर्जन का स्टेट प्रेजेंट करती है, उसको कहते हैं वेरिएबल। ओके। वो है हमारा एस। एस। हम्म। एस एस वैल्यू जो है वो हमारी चेंज हो रही है हर बार। जो भी रिकर्जन की जो बॉडी में आएंगे ना पैरामीटर्स, जैसे एस एन, हो सकता है 2-3 और भी आते हो, मतलब आ सकते हैं और क्वेश्चंस में। तो इनमें से जो भी चीज चेंज होती है उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। वही रिकर्जन की जो स्टेट है उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। ओके। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? एक ही वेरिएबल है एस। एक ही वेरिएबल है, हम्म। ठीक है। कितने कांस्टेंट? एक ही कांस्टेंट है, एक ही वो है एन, कांस्टेंट है। हम्म। ठीक। तो ये जो वेरिएबल होता है ये हमारा डीपी की स्टेट बताता है। इसके बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि ये क्वेश्चन 1D डीपी का है या 2D डीपी का है या 3D डीपी का है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो ये हमारा 1D डीपी हो जाता है, वन डायमेंशनल डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो इसीलिए जो हम एरे बना रहे हैं ना वो सिर्फ 1D बना रहे हैं, 1D है ना। ओके। ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक पर्टिकुलर एस का आंसर ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। अब हमने ये एरे तो बना लिया, यहाँ पर हमने एक ये एरे बना लिया पूरा अपना डीपी वाला जो है। इस केस में ये 5 साइज का बन जाएगा, 0 0 1 2 3 4, 5 साइज का बन जाना चाहिए, 1 2 3 4 इस वाले केस में 5 साइज का हम लोग बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, ये सारी वैल्यूज हम पहले इसको ना गार्बेज वैल्यू, इसमें एक ऐसी वैल्यू रख देंगे जिससे हमें पता चल जाए कि ये यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ नहीं है डीपी में। ओके। ठीक है। -1 पुट कर देते हैं हर जगह। तो -1 ये डिनोट करेगा कि डीपी में अभी ये पर्टिकुलर स्टेट जो है वो कैलकुलेट नहीं हुई है। हाँ। मतलब डीपी एरे खाली पड़ा हुआ है। तो खाली जब हम लोग ऐसे बनाएंगे जैसे मैंने बनाया ना, ये ऐसे करके बना देंगे, तो यहाँ पर या तो 0 वैल्यूज हो जाएंगी सब में, हाँ। या फिर कुछ गार्बेज वैल्यू अपने पास से हो जाती है। बट इसको इनिशियलाइज कर देता हूं मैं, फॉर इंट i is equal to 0, i smaller than 46 और i प्लस प्लस dp of i is equal to -1। इसमें इनिशियलाइज कर दिया, पूरे डीपी में मैंने -1 वैल्यूज डाल दी हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब एक पर्टिकुलर स्टेट का आंसर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है या नहीं है, उसके लिए मैं सीधा चेक करूंगा कि dp of s अगर ये -1 के बराबर नहीं है, क्योंकि मैंने तो -1 डाल के छोड़ा था, -1 मतलब खाली, लेकिन अगर अब -1 नहीं रह गया तो इसका मतलब यह है कि पहले कैलकुलेट हो चुका है। हाँ। मैं दोबारा से ना ये इस वाले स्टेप पे जाऊंगा ही नहीं, रिकर्जन कॉल नहीं करूंगा। यहाँ से मैंने सीधा लौटा दूंगा यहाँ से कि डीपी ऑफ एस यहाँ से रिटर्न करा दो। पहले से कैलकुलेट कर लिया है, सेव कर लिया, तो रिटर्न करा दो। और फाइनली जब मैं आंसर रिटर्न कराऊंगा ना, तो उसको रिटर्न कराने से पहले अपनी डीपी में सेव कर लूंगा, ताकि अगली बार मैं इसको यूज कर पाऊं। ओके। अब बात यह है कि पहली बार जब कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा तो यहां से शुरू हो जाएगा 1,4 से, ठीक है। ओके। 1,4 फिर अपना आंसर फाइंड करने के लिए अपने लेफ्ट साइड पे कॉल करेगा 2,4 को, ठीक। 2,4 का भी अभी आंसर पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि 2,4 आंसर फाइंड करने के भी लिए 2,4 दो जगह कॉल करेगा, लेफ्ट में और राइट में। हाँ, क्योंकि अभी यहाँ पे -1 है तो कुछ है नहीं वहां पे, है ना, डीपी में। हाँ, -1 है तो कुछ है नहीं, पड़ा ही नहीं है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर 3,4 अपना साइड में कॉल करेगा, फिर 4,4 आएगा। अब 4,4 आपको अपना आंसर पता है, वो बेस कंडीशन है, तो वहां से रिटर्न हो जाएगा। ओके। वहां से रिटर्न हो जाएगा 1। तो 3,4 के पास आ गया 1, और 3,4 जब इधर से कॉल करेगा ना 5,4, तो यहां से इसके पास आएगा 0, ठीक है। अब 3,4 जो है 1 + 0 रिटर्न कराएगा, रिटर्न यहां पर कराएगा आंसर में। रिटर्न क्या करा रहा है? 1। और एस की वैल्यू क्या है? एस की वैल्यू है 4 और 5, जब थी 3 में रिटर्न करवाया, 3 है। हाँ, बिल्कुल। तो यहां पर डीपी ऑफ 3 में सेव हो जाएगा, ये डीपी ऑफ 3 में 1 सेव हो जाएगा रिटर्न कराने से पहले। ओके। अगर तुझे इस चीज में कंफ्यूजन आ रही है ना, तो ये ऐसे कर सकते हैं कि डीपी ऑफ एस में पहले आंसर सेव करा दो, फिर अपना रिटर्न करा दो अपना आंसर, फिर डीपी ऑफ एस कुछ भी रिटर्न करा दो आप। बेसिकली हमने रिटर्न कराने से पहले डीपी ऑफ 3 रिटर्न कराने से पहले हमने यहाँ पर 1 सेव कर दिया, -1 की जगह पर यहाँ पर 1 आ गया, ठीक। अब 4,4 कैलकुलेट करके आंसर दे देगा 2,4 को, ये देगा 1, और 3,4 से भी इसके पास 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर 2,4 का आंसर क्या हो जाएगा? 2। 2,
1 + 1 2, तो 2 को रिटर्न कराने से पहले यहां पर सेव हो जाएगा 2, ठीक। ठीक है। ऐसे ही अब 1,4 1,4 अब अपने लेफ्ट साइड, पहले तो 1,4 का यहाँ से लेफ्ट साइड से आंसर आ चुका है जो कि 2 है, हम्म लेकिन अब राइट साइड पे जब कॉल करेगा तो वो 3,4 पे कॉल करेगा। अब हम्म 3,4 पे जैसे ही जाएगा वो नीचे नहीं जा पाएगा, यहाँ पर 3,4 पे जब यहाँ पर 3 पे आएगा ना डीपी ऑफ एस, हम्म तो वो -1 नहीं है, वो हम सेव करा चुके हैं पहले ही, वो हम ओ, 1 कर चुके हैं वहां पर। तो ये अच्छा। पूरा चीज कैलकुलेट नहीं होगा, ये पूरा पार्ट बच जाएगा कंप्यूट होने से, और यहाँ से ही सीधा 1 रिटर्न हो जाएगा। तो ओके देखो ये वाला डीपी ऑफ एस यानी कि डीपी ऑफ 3 इज नॉट इक्वल टू -1 एंड रिटर्न डीपी ऑफ एस। ओके ओके, ठीक है। ठीक है। फिर 1,4 पे यानी कि 1 पे आंसर सेव नहीं है, तो यहाँ पर भी आंसर सेव होगा। क्या आंसर होगा वो? 3 3, 3 ठीक। ओके। अब 0 वाला आंसर कैलकुलेट करना है, तो वो अपने किस साइड, राइट साइड में कॉल करेगा, हाँ। राइट साइड में कॉल करेगा, 2 पे कॉल करेगा, हम्म तो 2 पे पहले से आंसर पड़ा हुआ है, तो ये सारा पार्ट कैलकुलेट नहीं होगा, बच जाएगा कैलकुलेटर से। 2 का आंसर है 2, हम्म इधर से इसको 3 मिला है, तो यहाँ पर 5 सेव हो जाएगा, बस हो गया, अच्छा। ठीक है। तो ये मजा हो आ गया गया। डायनेमिक प्रोग्रामिंग। बढ़िया था ये तो बढ़िया, काफी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अब हम्म अब सबको समझ में आ गया, अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, रिकर्जन ट्री समझ में आ गया, अब रिकर्जन कोड लिखने के बाद उसको डीपी में कैसे कन्वर्ट करना है समझ में आ गया। अब जल्दी से ना एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। भैया बस एक बार थोड़ा ये मतलब कोड चलेगा कैसे, एक बार ये बताओगे, जैसे लाइन टू लाइन। हाँ बताता हूँ, वो बता मतलब देता हूँ मेरे को है कोड ना, ये कैसे चलेगा थोड़ा सा लाइन टू लाइन। अभी सिंटेक्स में थोड़ा सा वो दिक्कत आ रही थी, जैसे आपने नीचे वो करा था इनिशियलाइज, तो हम्म मतलब जब आपने डीपी में हम्म। -1 करवाया था तो वो ऊपर नहीं करवा सकते थे हम? अब ऐसा है कि ऊपर की बात कहाँ पर कर रहे हो, मतलब जैसे देखो भी आपने किस लाइन में? लाइन नंबर 16 में वो करवाया पूरा कि डीपी के अंदर बिल्कुल, आपने किस लाइन में -1 करना करवाया, चाहता है। और मैं करना चाहता हूँ मतलब 3 के नीचे ही आ जाए, 3 वाली लाइन के नीचे। तो ऐसा है कि हाँ हाँ जो भी चीज कोड में लिखी जाती है ना, जो भी चीज C++ में लिखी जाती है कोड, वो एक फंक्शन के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। ठीक है। तो ये जो क्लाइंब स्टेयर्स है ये एक फंक्शन है, ओके, इंट हेल्प ये एक फंक्शन है। ये एक फंक्शन है बिल्कुल। तो जो भी कोड लिखा जाएगा इस फंक्शन के अंदर लिखा जाएगा। अब ये है ओके वेरिएबल, ये जो ठीक है। डीप ये हमने एरे बनाया ना, ये है वेरिएबल। ओके वेरिएबल्स आप कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हो थ्रू आउट द प्रोग्राम, आप वेरिएबल्स कहीं भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके लेकिन जो ये वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, इफ कंडीशंस, एल्स कंडीशंस, और ये लूप्स वगैरह, जंप कंडीशंस, कंटिन्यू, ये सारी जितना भी एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है वो हमेशा एक उसके अंदर लिखा जाएगा, फंक्शन के अंदर। अच्छा तो इसलिए लाइन नंबर 4 में आप फॉर लूप नहीं लिख सकते, सिंटैक्स एरर दे देगा वो, हमेशा फंक्शन के अंदर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, या तो आप इंट हेल्प के अंदर लिख सकते हो या क्लाइंब के अंदर लिख सकते हो, लेकिन हेल्प के अंदर क्या लिख सकते हैं हम ये नहीं, फॉर लूप? हेल्प के अंदर नहीं लिख सकते ना, वरना बार बार हेल्प कॉल होगा, बार बार उसको वो नेगेटिव बना देगा, तो कोई फायदा ही नहीं है। हमने बल्कि और कंप्यूटेशन और बढ़ा दी उसकी, बार बार उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, और हमारा ये यूजलेस हो जाएगा फिर डीपी वाला जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, हर बार -1 ही हो जाएगा वो। ठीक है ठीक है ठीक है। और भैया एक चीज और, जैसे मतलब अब कोड चलना स्टार्ट होता है जब, तो सबसे पहले हो जाएगा लाइन नंबर 3 पे। ओके। सबसे पहले कोड चलना स्टार्ट होगा तो हाँ, हाँ नहीं, अच्छा जब क्या नीचे कह से, सकता है। हाँ नीचे से, हाँ ठीक है, लाइन नंबर 3 पे आया, उसके बाद आएगा क्लाइंब स्टेयर्स वाले फंक्शन पे, है ना? हाँ, क्लाइंट स्टेज वाले फंक्शन में मैं अच्छा बताता हूँ बेसिकली हो क्या रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है हम्म, कि लीड कोड ना हमें मेन फंक्शन दिखाता नहीं है कि मेन हाँ फंक्शन क्या लिखा हुआ है उसने, वो हमें हाँ दिखाता नहीं है ये चीज, बिल्कुल भैया। बिहाइंड द सीन है वो। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है हमेशा वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है हाँ ठीक है। एग्जीक्यूट होना। सबसे पहले आपका मेन फंक्शन रन होगा, ठीक है। अब उस मेन फंक्शन में कहीं ना कहीं ये जो क्लास है, क्लास सॉल्यूशन है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ होगा मेन फंक्शन में। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं क्लास का? ऐसे बनाते हैं, क्लास का नेम लिखा सॉल्यूशन हम्म, ओबीजे ऑब्जेक्ट, ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट। कहीं पर ये इन्होंने मेन फंक्शन के अंदर बनाया हुआ होगा। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप जितने भी फंक्शंस हैं इस क्लास में उन सबको कॉल कर सकते हो। तो इसने मेन फंक्शन के अंदर की बात बता रहा हूँ, ये तो मेन फंक्शन के अंदर इसने कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट डॉट क्लाइंब स्टेयर्स, क्लाइंब स्टेयर्स। ये क्लाइंब स्टेयर्स ये वाला फंक्शन कॉल कर लिया होगा इसने। ओके
मेन के अंदर। अच्छा, जैसे ये फंक्शन कॉल होता है, ये वाला फंक्शन जैसे ही कॉल होता है, सबसे पहली चीज जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है, वैसे ही तूने सही सही बोला था कि सबसे पहले ये जो लाइन नंबर 3 है ना, ये हम्म, ये यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाया तो यानी कि तुमने क्लास का इंस्टेंस बना दिया, क्लास को तुमने एक तरीके से क्लास में जान दे दी है तुमने। ओके तो क्लास, हाँ, तो क्लास का अंदर की जितने भी मेमोरी है ना वो एलोकेट हो जाती है, तो ये एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। ठीक है ठीक, ठीक है ओके अब उसके बाद तुम क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू सारे फंक्शंस को बुला सकते हो, तो तुमने जैसे ये फंक्शन बुलाया क्लाइंब वाला, वैसे ही ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, क्लाइंब वाला। ओके क्लाइंब वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है, जो कि जो पहले से बना हुआ है उसमें -1 डाल देगी। हम्म, उसके बाद फिर ये कॉल होता है, हाँ जैसे ये कॉल होता है उसके बाद हम्म, फिर फ्लो कहां पर आ जाएगा, नंबर 5 में। ओके फिर ये सारा कुछ कॉल होगा। तो ये कॉल होने के बाद जैसे ही ये वाला चीज आती है ना, हेल्प ऑफ s+1, हाँ 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 तो दोबारा से यही लाइन नंबर 5 से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, दूसरी मेमोरी पे, दूसरी स्पेस पे स्टैक्स बनते चले जाते हैं। ओ अच्छा ठीक है ठीक, हाँ, तो बेसिकली मान लो कि ये रहा मेन फंक्शन। हाँ हाँ मेन फंक्शन ने बुलाया आपका जो कि क्लाइंब वाला फंक्शन है वो, हम्म, ठीक है। क्लाइंब वाले फंक्शन ने किसको बुलाया, हेल्प हेल्प वाले को को। हेल्प ने किसको बुलाया, दोबारा हेल्प को हेल्प को, हम्म, और इस साइड से भी हेल्प को, ओके दोनों साइड से। फिर ब्रांचिंग होगी, फिर ब्रांचिंग होगी, जो हमने ट्री बनाया वो बनेगा पूरा। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अच्छा भैया एक चीज और जैसे अभी आपने मतलब बिल्कुल मेरे को समझाते हुए कोड लिखा और अब जैसे हम्म, इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पे सबसे हम्म, पहले वो बताना पड़ता है ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन तो ब्रूट फोर्स में हम वो बताएंगे जिसमें हमारा हम्म। टीएलई आया था हाँ, ब्रूट फोर्स में वो बताएंगे, इसमें टीएलई आया था, रिकर्जन से बताएंगे वो हम कि रिकर्जन बेसिकली ये बोलोगे कि सर अगर हम एक स्टेप पे खड़े हुए हैं, तो सर हमारे पास दो ऑप्शन है, ओके या तो हम वहां से अगली स्टेप पे चले जाएं या फिर अगली वाली स्किप करके उसके अगली वाली पे चले जाएं। ठीक है ठीक है, तो लेटर से हमें अगली वाली स्टेप का आंसर पता है कि अगली वाली स्टेप पे जाने से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, वो हमें पता है पहले से। हम्म और हमें अगली स्किप करके जो अगली पे जा रहे हैं ना उसका भी आंसर पता है, हम्म तो हमें जहां पर हम करंट स्टेट पे खड़े हुए हैं वहां का आंसर पता चल जाएगा, और वो हो जाएगा इन दोनों का समेशन, इन दोनों का एडिशन। ओके ठीक है ठीक है, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं कि क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन है, तो इन दोनों का जो एडिशन, इन दोनों को ऑप्शन को मैं करके देखूंगा और जिन दोनों का सम आएगा उसको मैं रिटर्न करा दूंगा आंसर में। तो वो चीज हमारी जो आंसर हम फाइंड कर रहे हैं ना अगले वाले स्टेप का और उससे अगले वाले स्टेप का, वो हम विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन कर सकते हैं। ओके विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन हम उसका आंसर फाइंड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे और रिटर्न करा देंगे। सीधा सीधा रिकर्सिव कोड लिख के दिखा देना कि ये हो गया हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास ना एक बेसिकली एक ट्री बन जाता है यूं करके, ऐसे ऐसे करके ट्री बन जाता है ये पूरा। ठीक है, तो जितनी भी स्टेट्स होंगी ना, लेट अस से कि मेरा जो एन है वो मेरा 5 है। ठीक, एक दो तीन मैं मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा एस 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर s इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ पर s इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, इस तरीके से आते हैं s। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रांचिंग होती चली जाएगी। अब मुझे क्योंकि कितने लेवल्स डीप जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा n लेवल्स डीप, एन लेवल्स लेकिन हर लेवल पे मेरा जो है ना वो मल्टीप्लाई बाय 2 नंबर ऑफ नोड्स को मुझे एक्सप्लोर करना पड़ रहा है हर बार। हाँ ठीक है बेसिकली 1 + 2 + 4 + 8 + 16, इस तरीके से ये n टर्म्स बन जाएंगी। तो बेसिकली n स्क्वायर n नहीं, ये हो जाती है एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी, 2 रेज टू द पावर n कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, इसकी एक्सपोनेंशियल कहते हैं इसको। ओ अच्छा ये जो सीरीज है ना समेशन, इस ऑर्डर का आता है 2 रेज टू द पावर n का। अच्छा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 रेज टू द पावर n है हाँ ओके और जब हमने डीपी ओके, लगाया तब इसकी अब डीपी लगा दिया, उसमें क्या है, उसमें बेसिकली क्या है, डीपी में तुम्हें एक एरे तो बना रहे हो बस, जिसका साइज n के बराबर है ना, ओके 0 1 2 3 4 5। तो एक स्टेट को एक ही कर रहे हो, तो बेसिकली तुम इफेक्टिवली कर क्या रहे हो, इफेक्टिवली तुम इस डीपी एरे को भर रहे हो। हाँ बिल्कुल इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो रहा, बस डीपी एरे हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। हाँ तो डीपी एरे को भरने के लिए बिग O ऑफ n चाहिए।
क्योंकि यहाँ पर n वैल्यूज का आंसर फाइंड करना है, ठीक। अच्छा, तो जो हम वहां पे कंप्यूटेशन कर रहे हैं मतलब सारी, जैसे हम्म, मतलब एक साइड का तो हमने फाइंड करा है ना पहले, तब जाके तो हम वो दूसरे वाले में कर पा रहे हैं। जैसे n लेवल्स तो एक बार हम नीचे गए हैं, चाहे हमने 2 उससे मल्टीप्लाई ना करा हो। बिल्कुल। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तो ये सोच रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी इससे ज्यादा होनी चाहिए, ये सोच रहा है। नहीं मतलब जैसे ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n, मतलब वो वैसे ऑर्डर ऑफ n ही होता है, लेकिन आई थिंक। हाँ 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 हाँ, वो मान अच्छा सकता है, हाँ अच्छा, वो मान सकता है, ओके, 2n कह सकता है, बट हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है भैया। एक चीज और, अगर जैसे हाँ। इंटरव्यूअर, मतलब जैसा आपने भी समझाया, मतलब आपने कहा कि हम हम्म, इंटरव्यूअर को ऐसे बताएंगे, तो हमें जो इंट्यूशन हम्म। है वो कोड लिखने के बाद समझानी है या कोड लिखने के पहले समझानी है? कोड लिखने से पहले यही बोलना है, जैसे मैंने बोला ओके। कि हम एक स्टेप पे खड़े हुए हैं, वहां से हमारे पास दो ऑप्शन है। हम्म। तो लेट अस से ऑप्शन 1 का भी आंसर मुझे पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन, और ऑप्शन 2 का भी आंसर मुझे पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन। तो इन दोनों का आंसर मैं अभी ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन है इन दोनों जगह पे जाने की। लेट अस से कि मेरे पास 3 ऑप्शन होते हैं कि मैं एक स्टेप पे जंप कर सकता हूँ, या उसकी अगली पे कर सकता हूँ, या उसकी भी अगली पे कर सकता हूँ। तो मुझे 3 बार हेल्प फंक्शन कॉल करना पड़ता, s+1 s+2 s+3 के साथ, तीनों का आंसर ऐड हो जाता। ओके, फिर कोड करना स्टार्ट करना है, फिर इंटरव्यूअर बोलेगा मतलब इसे और ऑप्टिमाइज करा जा सकता है, फिर हाँ ऑप्टिमाइज हमें वो करना कहेगा, वो कहेगा कि वो तो तेरे से पूछेगा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो कहेगा कि ये n, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है एक्सपोनेंशियल 2 raised to the power n। है। फिर वो कहती कैन यू डू बेटर, तो कह सकता है यस, व्हाट वी कैन सी दैट देयर इज सो मच रेपिटेशन इन दिस, ओके, तो मतलब हमें वी आर कैलकुलेटिंग। सोचने की एक्टिंग भी करनी है हमें मतलब। कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि बंदा डीपी प्रैक्टिस करके आया हुआ है, तो अच्छा। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो कर लेगा आसानी से। डीपी एक ऐसी चीज है जो मैंने तेरे को अभी सिखाई है हाँ कि हाँ। प्रोसीजरल क्वेश्चंस होते हैं, तेरे को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, पता होगा, एक बार रिकर्जन लिखना आ जाए पता चल जाएगा कि हाँ डीपी तो ऐसी लगानी है। हमने करा क्या है, रिकर्जन ही तो है ये, बस 3 हाँ। लाइनें ऐड करी है, एक ये लाइन ऐड करी थी, एक ये लाइन ऐड करी थी, हम्म। है ना, और एक ये वाला लाइन ऐड करी थी, बस ये 3 लाइन ऐड करी है हमने, और इनिशियलाइज करा था डीपी को, और तो कुछ नहीं किया कोड में, सेम है सारा, अच्छा। जो एल्गोरिथम है वो पूरा सेम हो जाता है। ओके, मतलब मतलब जैसे इंटरव्यूअर को पता होता है ऑलरेडी ये कर कर आया है, लेकिन हम वो अपनी तसल्ली के लिए उसे ऑप्टिमाइज ऐसे कर करके बताते हैं, है ना? बिल्कुल हाँ, वो तेरे को क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि इस डीपी में कैसे कैसे भरी जा रही हैं, डीपी की जो स्टेट्स हैं वो कैसे कैसे भरी जा रही हैं। तो हमने देखा था कि लास्ट से भरी जाती है डीपी की स्टेट, सबसे पहले आंसर लास्ट वाले का कैलकुलेट होता है, फिर इधर का रिवर्स ऑर्डर में भरी जा रही है। ओह! हाँ, 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 इस बिल्कुल, तरीके से बिल्कुल। पूछ सकता है। मतलब इंटरव्यूअर ऐसा तो नहीं बोलेगा ना, तुमने पहले ही मेरे को ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्यों नहीं बताया? मतलब ये तो कभी नहीं बोला ना इंटरव्यूअर ने जैसे। मैं जब इंटरव्यूज देता था तो मतलब मैं तो क्या करता था, सबसे पहले ये कह देता था कि सर एक तो तरीका ये हो जाएगा कि रिकर्जन इस तरीके से कर देंगे, लेकिन हम इसको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। मुझे लगता था कहीं ये बाद में टाइम ना खत्म कर दे, तो ऑप्टिमल अप्रोच पर रहना जाए, तो हाँ, इसलिए मैं बताता था सर इसको। सेम चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी। कभी वो बोल दे चलो छोड़ो आप दूसरे में आते हैं, उसको लगे इसको आता नहीं है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, तो इसीलिए ना मैं पहले कहता था कि सर वन वे इज टू डू इट यूजिंग रिकर्जन व्हिच विल टेक एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी, बट आई थिंक देयर विल बी सम रेपिटेशन। तो मैं सीधा इस पे आ जाता था, मैं मेरे को भाई रहता था, थोड़ा सा डर रहता था हाँ, कि यार ये स्किप ना करवा, अच्छा ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए हाँ कि यार मैं कर लूंगा कोड। अच्छा। कोड कर लोगे ना तो मतलब आसानी से इंटरव्यू ना बहुत प्यार से हैंडल हो जाता है, अगर थोड़ा सा तेरे को कौन होता है तो आसानी से हैंडल, कई कई क्वेश्चन आ गया ना तो बहुत मजा आ जाता है फिर तो। थोड़ा सा भी सेम सेम सा क्वेश्चन आ गया तो भाई मस्त मजा है। ठीक है। हाँ, और मतलब ठीक है, हाँ, मतलब ये एक चीज़ और, जैसे आपने तो ऑफलाइन दिया होगा इंटरव्यू? मैंने दोनों दिए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दिया है। ओह! अच्छा, तो मतलब जैसे जो इंटर्नशिप ऑनलाइन, का दिया था ऑफलाइन, हाँ। अच्छा ऑनलाइन वाला जो सीन है, उसमें हम्म। वो रन करके देखते हैं, खाली वो मतलब जैसे उन्होंने खाली एक क्लास लिखवाते हैं एक, या फिर वो पूरा कोड लिखवाएंगे स्टार्टिंग से, मतलब इंट में इंस्ट्रक्ट ये वो, जैसे लिंक लिस्ट भी बनानी है अगर, तो ये खाली फंक्शन लिखना होता है हमें? तो बेसिकली क्या होता है कि यूजुअली ना एल्गोरिथम ही लिखना होता है, अगर तुम्हारा फेस टू फेस होता है हाँ हाँ हाँ। तो ना एल्गोरिथम लिखना होता है, बस एल्गोरिथम लिख दो या फिर पेन पेपर पे कोड लिख दो, ठीक है। हम्म। और वो मोस्ट ऑफ द टाइम फंक्शंस ही इंप्लीमेंट कराते हैं, जो ओके। असली फंक्शन होता है वही इंप्लीमेंट कराते हैं। हाँ अगर इंटरव्यूअर ये कहेगा कि तुम्हें पता है लिंक लिस्ट क्या होता है, तो कहेगा हाँ लिंक लिस्ट पता है, लिंक लिस्ट का क्या यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, एप्लीकेशंस बता दो, और उसके बाद लिंक लिस्ट बना के दिखा दो कि कैसे बनती है। तो तुझे बताना पड़ेगा कि हाँ मुझे एक नोड बनानी पड़ेगी, हाँ। उस नोड में मैं दो चीजें रखूंगा, एक रखूंगा वैल्यू उस नोड की क्या है, और दूसरा रखूंगा नेक्स्ट Next। पॉइंटर कि वो कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, मतलब हम्म ठीक है। हम्म। तो इस तरीके से लिंक लिस्ट बनती है, तो वो सारी चीजें वो बनवा के भी देख सकता है।
ओके। लेकिन अगर उसको जानना होगा कि तेरे को ये कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता है, तभी वो बनवा के देखेगा, वरना वो तेरे से एल्गोरिथम ही पूछेगा। ओह! अच्छा। हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ भैया, क्लियर है। और तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं क्या? ये तो मेरे को अच्छे से समझ आ गया भैया वैसे, और हम्म। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था, मतलब काफ़ी बढ़िया से समझा दिया आपने। ठीक है, अब ना एक दो और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है। हाँ, बिल्कुल भैया। एक सेकंड भैया बस। अब तो बहुत जल्दी क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा क्वेश्चंस में अब। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मतलब वो आपने जो ग्राफ पूरा ट्री बनवा के समझाया ना, अगर मैं खाली कोड कोड करता था तब समझ नहीं आता था मेरे को, क्योंकि कोड हम्म। में मैंने जस्ट डायरेक्ट कोड करना स्टार्ट कर दिया, तो हम्म। वो कंफ्यूजिंग सा हो जाता था, क्योंकि मन में बनाना सारी चीज़ें मुश्किल है। ले, हाँ, लेकिन इसीलिए तो देखो ये वाले जो टॉपिक्स होते हैं ना, रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग और ये तीनों इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। पहली बात तो रिकर्जन आना चाहिए अगर तुम्हें डीपी सीखनी है तो, बैक ट्रैकिंग सीखनी है तो रिकर्जन आना चाहिए। और ये जो ट्रीज ट्रीज बना के ये मैंने देखा नहीं है, मतलब कोई भी सिखा रहा है, बाकी सारी सीरीज में भी क्वेश्चंस डाल रहे हैं, बट ये सारी चीजें नहीं सिखा रहे हैं कि कैसे करके ट्री नीचे कैसे एक्सपेंड होता है और किस तरीके से डीपी की स्टेट भरी जाती है। हाँ, ये भी वैसे लेक्चर काफी वर्थ इट था, मतलब मैं डालूंगा इसे वैसे, या आपको अगर डालना है तो, जैसे अनलिस्ट करके या कोई एक ऐसा चैनल बनाया, मतलब जैसे कभी आप क्लासेस ले रहे हो तो उस पर डाल दिया हमने ऐसे जस्ट मजे के लिए। हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर ले जो भी, मतलब ठीक ही बना है लेक्चर्स में, कुछ हमने अरे कुछ। बहुत गजब था, मतलब जिसको कुछ नहीं आता ना उसके लिए काफी हम्म। मजेदार था ये। मतलब जिसको हाँ बेसिक ऑफ रिकर्जन थोड़ा बहुत पता है रिकर्जन होता क्या है, लेकिन तो मजेदार था। हाँ, अब ना एक एक काम करते हैं, 5 मिनट में ना एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं बढ़िया वाला, ठीक है? हाँ उससे बिल्कुल क्या भैया। होगा कि जो भी हमने सीखा है वो थोड़ा सा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बिल्कुल भैया। चलो, अब स्क्रीन को प्रेजेंट कर देता हूँ। ये वाली प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा, ये वाली प्रॉब्लम अच्छी लग रही है थोड़ी, इसी टाइप की है थोड़ी सी, मतलब अलग है इससे थोड़ी सी, बट क्लाइंबिंग स्टेयर्स थोड़ा वैसा ही है क्वेश्चन का नाम। ओके। ये देखते हैं। You are given ये i इज इक्वल टू 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, अभी तुम ग्राउंड पे खड़े हुए हो i इज इक्वल टू 0 पे, तो तुम कुछ ना कुछ कॉस्ट, कुछ ना कुछ तुम्हें देना पड़ेगा। अगर तुम 1 पे खड़े हुए हो तब भी तुम कुछ देना पड़ेगा, अगर तुम किसी भी स्टेप पे आ जाते हो ना तो तुम्हें एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें उस स्टेप पे तो तुम आ गए, उस स्टेप से तुम आगे एक स्टेप जंप कर सकते हो या फिर तुम 2 स्टेप दो जंप कर स्टेप्स। सकते हो। बिल्कुल। ठीक है, हम्म। तो लेट अस से कि मैं अगर 0 पे खड़ा हूं, हम्म। तो मैं या तो फिर 1 पे जा सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं टू पे। 2 पे जा सकता हूँ। हम्म। ठीक है, अब मान लेते हैं कि रिकर्जन मुझे आंसर लाके दे देगा 2 का। ओके। रिकर्जन मुझे ये चीज लाके दे देगा कि अगर मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ तो मुझे टॉप पे जाने में कितना मिनिमम कॉस्ट लगेगा, हाँ। ये मुझे रिकर्जन लाके दे देगा। ठीक, ओके। रिकर्जन मुझे ये भी लाके दे देगा कि अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ और मुझे टॉप पे जाना है तो मिनिमम कितना कॉस्ट लगेगा, ये भी मैं रिकर्जन से निकाल लूंगा, रिकर्जन लाके दे देगा मुझे ये। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब इन दोनों चीजों का जो मिनिमम होगा, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा मैं उनको प्रेफर करूंगा ना, उस चीज को मैं प्रेफर करूंगा। अगर मुझे 1 पे जाने से फायदा हो रहा है तो मैं 1 पे जाऊंगा, 2 पे जाने से फायदा हो रहा है तो मैं 2 पे जाऊंगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो लेट अस से कि 2 पे जाने का था आंसर मेरा ऑप्शन 2 और 1 पे जाने का मेरा आंसर था ऑप्शन वन। 1। और मान लेते हैं कि 2 पे जाने से मुझे ज्यादा फायदा हो जाता है, मतलब यहाँ से का जो कॉस्ट है ना, जो ऊपर जाने का कॉस्ट है वो कम लगता है। ठीक है, ओके। तो मैं इसको इसको मतलब मैं 2 पे ही चला जाऊंगा, 1 पे नहीं जाऊंगा, 2 पे जंप कर लूंगा। और उसके साथ साथ क्योंकि मैं 0 पे खड़ा हुआ हूँ ऑलरेडी, तो मुझे 0 का भी कुछ ना कुछ कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 0 पे खड़े होने का भी कुछ कॉस्ट है। ठीक है, हर स्टेप पे खड़े होने का कुछ कॉस्ट है। तो मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ 0 प्लस ऑप्शन 2 विल बी माई आंसर। हाँ ठीक है, बिल्कुल।
या फिर कह लो ब्रॉड टर्म्स में कॉस्ट ऑफ जीरो प्लस मिनिमम ऑफ ऑप्शन 1 कॉमा ऑप्शन 2. दिस इज माय आंसर. ठीक है. बिल्कुल. तो हर स्टेप पे मुझे यही करना है. अब इसका मैं जल्दी से कोड लिख के बताता हूँ मैंने क्या बोला. तो हेल्प, ठीक है. मैं किस स्टेप पे हूँ आई से डिनोट कर रहा हूँ मैं. वेक्टर ऑफ इंट वी ले लेते हैं. कॉस्ट को मैंने वी मान लिया है, या फिर कॉस्ट ले लूँ. चलो ठीक है, कॉस्ट लेता हूँ, समझने में आसानी हो जाएगी. कॉस्ट ले लेते हैं. इफ आई इज इक्वल टू द लास्ट स्टेप दैट इज कॉस्ट. अच्छा भैया एक चीज और, मतलब ये मेरा थोड़ा ये भी वीक सा था, जैसे एंड आपने लगा दिया यहाँ पे, कभी पॉइंटर आ जाता है. तो अगर हम यहाँ पे एंड नहीं लगाएंगे फिर भी चल जाएगा हमारा काम, जैसे आपने वेक्टर एंड कॉस्ट लिखा. ठीक है. अब मैं बताता हूँ. मैंने थोड़ी एक चीज बोली थी थोड़ी देर पहले कि ये है हमारा रिकर्सिव फंक्शन. ठीक है. हाँ हाँ. इस फंक्शंस में दो तरीके के वेरिएबल्स, दो तरीके के तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं. एक होते हैं वेरिएबल्स और एक होते हैं तुम्हारे कांस्टेंट. हाँ हाँ. ओके. जो कांस्टेंट होते हैं उन्हें तो हम इग्नोर कर देते हैं. जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे डीपी की स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. बिल्कुल. अब ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट गिवन वेक्टर है. ओके. गिवन वेक्टर है कॉस्ट, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में. ये कभी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? ये कभी चेंज करने की जरूरत है इसको या नहीं है? नहीं. कभी इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. तो ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा. तो कांस्टेंट को हम हमेशा एम्परसेंड करके पास करते हैं. उसका रीजन ये है कि होता क्या है कि रिकर्सिव कॉल ना बहुत बार कॉल होते हैं. जैसे कि एक बार अपने आप को कॉल करेगा, फिर अपने आप को कॉल करेगा, ऐसे करते करते बहुत बड़ा नंबर होता है ना. तो ये ना कम से कम 1000 बार 10,000 बार बहुत बार कॉल हो जाते हैं. ओके. रिकर्सिव फंक्शंस. ठीक है. तो जितनी बार ये कॉल होंगे उतनी बार इसके जो आर्ग्यूमेंट्स है ना वो कॉपी हो जाएंगे. ये तो आई है. आई तो तुम्हारा इंटीजर में कितने बिट्स, कितने लेता है? 4 बिट्स लेता है या 2 बिट्स लेता है? 4 बिट्स लेता है शायद. ठीक है. तो ये तो 4 बिट्स ही लेगा. लेकिन ये जो तुम्हारा ये है ना, ये बहुत ज्यादा मेमोरी ले लेता है. अगर तुम इसको कॉपी करते जाओगे ये तुम्हारा बहुत बड़ा भी हो सकता है. ओके. ये तुम्हारा हो सकता है 1000 साइज का. तो 4000 बिट्स हो गए. अगर तुम इसको कॉपी करते गए बार बार फिर तो मेमोरी लिमिट एक्सीड हो जाएगी. ठीक है. ठीक है. स्पेस नहीं बचेगी तुम्हारे लैपटॉप में. बहुत ज्यादा स्पेस हो जाएगी इसकी. बार बार कॉपी 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 हो रहा है. तो इसलिए इसको एम्परसेंड के साथ पास करोगे ना तो ये कॉपी नहीं होगा. सिर्फ एक ही जगह पे ही बनेगा. और हर बार जो रिकर्सिव फंक्शन है हर बार इसको यूज करेंगे. इसको अपनी कॉपी नहीं बनाएंगे, हर बार इसको यूज करेंगे. अगर हम वो एम्परसेंड नहीं लगाते तो वो बार बार कॉपी करेगा. तो बार बार कॉपी हो जाएगा. तो हर एक के लिए बनेगा एक नया. ऐसे करके नया नया बनता जाएगा. तो बहुत ज्यादा स्पेस लेगा वो. और वो रहे हमेशा कांस्टेंट ही रहे, इसलिए हमने एम्परसेंड लगा दिया ताकि वो बिल्कुल. एक बार ही हो. ओके. लास्ट टाइम हमारे जो n था, इंट n लास्ट वाले में, तो वो हमारा कांस्टेंट माना गया था, है ना. हमने कांस्टेंट माना था उसको. कांस्टेंट था. उसको भी एम्परसेंड से पास कर दो, अच्छा माना जाएगा. अच्छी हैबिट है प्रोग्रामिंग की अगर तुमको एम्परसेंड के साथ पास करते हो तो. लेकिन हमने किया नहीं था क्योंकि वो बहुत छोटी चीज है. उसको बार बार कॉपी करोगे तभी इतना मेजर इशू नहीं आता. लेकिन जो वेरिएबल्स है हमारे, जैसे लास्ट टाइम हमारा s था और यहाँ पर हमारा i है, ये वेरिएबल्स है. इनको कभी तुम ऐसे पास नहीं कर सकते. ठीक है. इसको हमेशा तुम्हें बिना इसके पास करना है क्योंकि इसकी कॉपी बननी है हर बार. ओके. गॉट इट. एक चीज भैया, मतलब क्वेश्चन एक बार दोबारा खोलोगे? हाँ. जैसे कॉस्ट हमारी 10, 15 और 20 दे रखी है, तो मतलब हमें इन तीनों के केस में निकालना क्या आंसर आएगा, या मतलब? नहीं नहीं नहीं, ये हमारी कॉस्ट दे रखी है स्टेयर्स की. बताता हूँ कैसे. ओह अच्छा. हाँ, ये ऐसे दे रखी है. मैं यही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ जो इन्होंने ले रखा है तो ज्यादा अच्छा रहेगा. स्टेप्स हैं इनके. एक तो 0 है, एक फर्स्ट है, एक सेकंड है, एक थर्ड है. थर्ड वाले पे पहुंचना है. ठीक. यहाँ से हम यहाँ से नहीं बल्कि ये मान लो कि तुम नेगेटिव से स्टार्ट करने के लिए मान लो. ये मान लो कि तुम, ये तुम्हारे पास दो ऑप्शन है ना. फर्स्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो, 0 से भी, और फर्स्ट से भी स्टार्ट. ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3. तो जो हमें दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि 10, 15 और 20 है ना. तो 10 कॉस्ट है इस पे आने की, 15 कॉस्ट है इस पे आने की, 20 कॉस्ट है इस पे आने की. थर्ड वाले की कोई कॉस्ट नहीं है. थर्ड पे तुम्हें पहुंचना है. ठीक. ये दिया हुआ है क्वेश्चन में. थोड़ा सा, हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं था, मुझे बता देना चाहिए. ये इस तरीके से है. ओके ओके ओके. ठीक है. अब देखो, अब क्वेश्चन में ये बोला है कि तुम या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. ओके. कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो. लेकिन यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 10 तो तुम्हें देना ही पड़ जाएगा, 10 तो तुम्हें देना ही पड़ जाएगा. यहाँ से स्टार्ट करते हो 15 तुम्हें देना ही पड़ जाएगा. हाँ. ओके. अच्छा ठीक है, इसका बेस
बेस देख लेते हैं। अगर तुम टॉप पे हो ऑलरेडी, 3 पे हो, तब आंसर कितना होगा, मतलब कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी तुम्हें? काफी सारे ऑप्शंस हो जाएंगे भैया, मतलब नहीं, अगर तुम 3 पे ही खड़े हो, मतलब अगर तो तुम फिर तो 3 को इग्नोर कर दो। मतलब जैसे रिटर्न वन करा था हमने, हम्म, तो यहाँ पे भी अगर 3 की कोई कॉस्ट नहीं है तो मेरे ख्याल से 0 रुपीज। बिल्कुल। अच्छा। रिटर्न 0, ठीक, 0 रुपीज। 3 पे हो तुम ऑलरेडी, 3 पे हो, तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ा। ओके। ठीक, ठीक है। यहाँ पर भी वो वाली कंडीशन देखनी पड़ेगी, वो मैं बता दूंगा बाद में जाके। हाँ बिल्कुल। अब अब यहाँ पर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। देखो, सबसे पहली चीज, हम यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करने के लिए आए हुए हैं कि टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। हम्म। टोटल में एक अमाउंट तो आ ही जाना है, वो है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ आई। यहाँ पर तुम खड़े हो ना, हम्म। वो तो तुम्हारा कॉस्ट में इंक्लूड होगा ही होगा। ओके। अगर किसी भी स्टेप पे खड़े हुए, लेट्स से तुम यहाँ पर खड़े हुए यहाँ पर, तो तुम्हारा ये 10 तो इंक्लूड होगा ही होगा। उसके बाद तुम्हें देखना है आगे जाके कितना इंक्लूड होगा, ठीक है। हाँ। कॉस्ट ऑफ आई तो इंक्लूड हो ही गया, ठीक है। प्लस तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा कि तुम हेल्प रिकर्सिव फंक्शन से कहोगे कि मुझे i+1 से लेकर टॉप तक जाने का आंसर ला के दे दो, जो ऑप्टिमल आंसर है, जो कि मिनिमम आंसर है, ठीक है। हम्म। रिकर्जन से कहेंगे कि तुम i+1 से लेकर टॉप तक जाने का आंसर ला के दे दो, और मैं ऑप्शन 2 कैलकुलेट करूंगा। इसमें रिकर्जन से कहेंगे कि i+2 से लेकर टॉप पे जाने का बेस्ट आंसर ला के दे दो। अब इन दोनों में से जो बेस्ट होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके। टोटल में मैं क्या ऐड करूंगा, टोटल हम्म। 10 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, हेल्प वो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ठीक, रिटर्न टोटल। टोटल। पर भी 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन की 0 से स्टार्ट कर लो, दूसरा ऑप्शन 1 से स्टार्ट कर लो, है ना। हम्म। तो रिटर्न मिनिमम ऑफ, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर कैलकुलेट करके देखेंगे। हेल्प ऑफ 0 कॉमा कॉस्ट एंड हेल्प ऑफ 1 कॉमा कॉस्ट, ठीक। एक बार ये वाली दोबारा समझाना भैया, रिटर्न वाली स्टेटमेंट जो इसमें लिखी हमने। मान लो ऑप्शन 1 है हमारा हेल्प ऑफ 0 कॉमा कॉस्ट, क्योंकि इसने कहा है कि तुम 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ओके। इसलिए एक बार मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। दूसरी बार 1 से स्टार्ट करोगे? हाँ, 1 से करूंगा, मैंने 0 लिख दिया गलती से। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो बेसिकली रिकर्जन से मैं कहूंगा, ऑप्शन 1 क्या है, रिकर्जन से मैं कहूंगा कि 0 से लेकर टॉप तक जाने की मुझे कॉस्ट लाके दे दो मिनिमम, हाँ ठीक है। ऑप्शन 2 रिकर्जन से मैं कहूंगा कि 1 से लेकर टॉप तक की जो मिनिमम कॉस्ट है वो लाके दे दो। अब इन दोनों का जो मिनिमम होगा वो इसका मैं आंसर रिटर्न करा दूंगा, ठीक है। ओके। यहाँ पर भी सेम चीज है। ऑप्शन 1 मैं रिकर्जन से कहूंगा कि i+1 से लेकर टॉप तक पे जाने की कॉस्ट, और ऑप्शन 2 जो है मेरा i+2 से लेकर सबसे ऊपर जाने की कॉस्ट, बेस्ट कॉस्ट, ठीक है, ठीक है। वो लाके दे दो मुझे, ठीक है। हम्म। बेस कंडीशन हैंडल कर ही चुके हैं, तो i+2 वाला केस बस हैंडल करना है। i+2 वाले केस में ना, यहाँ पर तुम क्या कर दो, i>= लगा सकते हो। यहाँ पर दोनों केस में ही 0 आ जाएगा, मतलब दोनों केस में 0 आ जाएगा। इस वाले में डिपेंड, मतलब इस वाले में मैटर नहीं करता कि तुम यहाँ से टॉप पे आ जाओ या फिर यहाँ से क्रॉस कर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ठीक है। इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब एग्जैक्टली हमें टॉप पे नहीं पहुंचना है। this top from this return the minimum cost reach the top of the flow, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको रन करके देखते हैं। ठीक आ रहा है आंसर, ठीक है। देखो Okay. अभी हमें टीएलई देना चाहिए, दे दिया टीएलई, मतलब अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये ठीक है। हाँ, ठीक है। अब बताओ इसमें वेरिएबल क्या है। इसमें वेरिएबल है हमारा आई, और आई कहां तक जा सकता है, 0 से लेकर के कहां तक जा सकता है आई? आई जा सकता है हमारा, एक सेकेंड, मतलब वो कॉस्ट डॉट साइज -1। कॉस्ट डॉट साइज -1, हाँ ठीक है, सही कहा। हाँ। तो कॉस्ट डॉट साइज कितना है, कॉस्ट डॉट लेंथ हमारा 1000 तक है मैक्सिमम, ठीक है। हाँ। तो अब जो हमने डीपी बनाएंगे ना हम यहाँ पर, वो 1000 या उससे थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ओके। इंट डीपी
1001 बना रहा हूँ, ठीक है। हम्म, यहाँ पर जो पहला फंक्शन है हमारा min cost वाला, इसमें इसको इनिशियलाइज कर देंगे फॉर int I इज इक्वल टू 0, I स्मॉलर देन 1001 I प्लस प्लस dp ऑफ I इज इक्वल टू -1, ठीक। हम्म, माइनस मतलब खाली है। खाली। तो अब बेस कंडीशन के बाद हम चेक करेंगे इफ dp ऑफ I इज नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब भरा हुआ है, भरा हुआ है। प्रिंट dp ऑफ I। फाइनली भर देंगे इसको रिटर्न कराने से पहले dp ऑफ I को। अगर इन केस अगर कैलकुलेट करना पड़ जाता है ना, इन केस ये खाली है, तो ये सारी चीजें ये लाइन नंबर 8 से लेकर यहाँ तक कैलकुलेट होंगी और फिर हम इसको भर देंगे dp ऑफ I को, ठीक है, ओके, रिटर्न कराने से पहले। तेरे को इस चीज में कंफ्यूजन होती है ना, कि तो ऐसे कर ले कि dp ऑफ I को पहले भर दे फिर बाद में रिटर्न करा दे, वरना वो एक स्टेप में भी कर सकते हैं, ठीक मैंने है, किया हुआ था। ओके। तो बस इसको सबमिट करके देखते हैं। हो गया, ठीक है। हाँ, हाँ। डीपी तो कुछ है ही नहीं, एक बार रिकर्जन हो गया फिर। हाँ, हाँ, डीपी कुछ नहीं है, बस रिकर्जन आना चाहिए सही से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बैक ट्रैकिंग भी है, मतलब वही होता है जब, मतलब बैक ट्रैकिंग में मैं बताता हूँ क्या होता है। बैक ट्रैकिंग में एक्चुअली, बैक ट्रैकिंग में वैल्यूज दोबारा से हम लोग चेंज करते हैं। बेसिकली रिकर्जन बैक ट्रैकिंग है एक ही चीज। हाँ, मैं बताता हूँ बैक ट्रैकिंग सही से करने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने बहुत बढ़िया एक लेक्चर अपलोड किया हुआ था इस पे। अच्छा, अच्छा, वैसे पता है अब तू ना ये आसानी से फॉलो कर सकता है। मैंने जो चीज बताई है इसके 4-5 क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं ओके। यहाँ पर। ये बताता इंटरव्यू हूँ। प्रिपरेशन वाली। हाँ, इस सीरीज में नीचे 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 ये तो वो वाले क्वेश्चंस हो गए। मैंने वो भी करा रखे हैं जो तूने आज मेरे को दिया था, अच्छा, नीचे कराए होंगे। देखो ये रहा। लेट अस स्टार्ट विद रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग। उसके बाद मैंने रिकर्जन कराया हुआ है, स्किप कर दे कोई दिक्कत नहीं है, हम्म, कर सकता है, ठीक है, देख लियो। उसके बाद परम्यूटेशंस, परम्यूटेशंस टू लेटर कॉम्बिनेशन, ये सारे रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चन है। सबसेट, ये सारे बैक ट्रैकिंग के ही हैं एक्चुअली, ठीक ओके, है। ये इस समय बैक ट्रैकिंग यूज हो रहा है। ठीक है, सबसेट, सबसेट टू, कॉम्बिनेशन सम टू, कॉम्बिनेशन सम थ्री। इसके बाद डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो चुका है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स, डिवीजर गेम, डीकोड वेज। फिर ये तीन क्वेश्चन और हैं। ये सारे क्वेश्चंस कराए डीपी के। इतना कर लेगा ना, बहुत मतलब सही लेवल पे हो जाएगा, ठीक ठाक लेवल पे हो जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँ एक बार मैं। हाँ, ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले एक बार, ठीक है। ओके।